माफिया के इनोसेंट दुल्हन पार्ट 9। अंधेरी कोठरी में जैसे हवा भी थम गई थी। शिवराज ने एक एक करके सभी को ठंडी और बेधड़क नज़रों से देखा। वो नज़र जो बिना कुछ कहे आदमी की रूह तक को हिला दे। वो धीरे धीरे ठाकुर रंजीत सिंह के सामने झुका, उसकी ठोड़ी अपनी उंगली से ऊपर उठाई। याद है या भूल गए? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे कान के अंदर उतरकर चुभ रही हो। और अगले ही पल धड़ाम, शिवराज का घूंसा इतनी ताकत से रंजीत के जबड़े पर पड़ा कि वो कुर्सी समेत पीछे गिर पड़ा था। उसके होंठ फट गए थे और दांतों से खून रिसने लगा था और करहा उसकी गले में ही अटक गई थी। शिवराज ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से अपनी ओर खींचा। आंखों में खोलता हुआ गुस्सा और आवाज़ में तूफान था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ईशा को चोट पहुंचाने की? रंजीत का सिर झटका खाकर पीछे हो गया था, लेकिन शिवराज ने उसे छोड़ा नहीं था। उसने उसके कान के पास झुककर ठंडे स्वर में कहा, जिसे तुमने छूने की कोशिश की है वो बीवी है मेरी, और जो मेरी है उसे तकलीफ देने वाला सांस लेने तक का हक खो देता है। फिर उसने उसके चेहरे पर एक और बार किया, इतनी ताकत से कि रंजीत के सिर के पीछे की कुर्सी की लकड़ी टूट गई थी और खून जमीन पर टपकने लगा था। बाकी कैदियों की आंखों में दहशत फैल चुकी थी। अब उन्हें साफ पता था कि यह हिसाब बहुत दर्दनाक तरीके से चुकाया जाएगा। उसने एक इशारा किया। दरवाजे के पास खड़े दो लोग आगे बढ़े और लोहे की जंजीर खींचते हुए सत्यप्रकाश को बीच में ले आए थे। सत्यप्रकाश पूरी तरह से कांप रहा था, उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। हमसे गलती हो गई है शिवराज, हमें माफ़ कर दो। शिवराज ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। गलती तो तब होती है जब इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करे और असफल हो जाए। तुम लोगों ने तो जहर बोया है और आज मैं वही जहर तुम्हारे गले में उतारने आया हूँ। वो पीछे मुड़ा। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था और हल्की रोशनी फिर से अंधेरे में बदल गई थी। बस अंदर रह गई थी डर, कराहें और शिवराज का नाम, जो उनके सीने में अब मौत जैसा महसूस हो रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। शिवराज के भारी कदमों की आहट पेंट हाउस के गलियारे में गूंज रही थी। उसके जूतों के साथ उसकी कलाई से टपकते खून की चीटें संगमरमर पर गिरकर गहरी लाल लकीरें छोड़ रही थीं। सामने कॉरिडोर के मोड़ पर रिचर्ड खड़ा हुआ था। चेहरा पीला पड़ चुका था। शिवराज की ठंडी बुझी हुई आंखें जिसे भीतर से जल रही थीं। वो सीधे रिचर्ड के सामने आकर रुका और धीमे लेकिन डर पैदा करने वाले लहजे में बोला, ईशा कहाँ है? रिचर्ड ने एक पल को नजरें झुका ली थीं। उसका गला सूख चुका था, होठों पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने अपने होंठ भींचे, फिर थूक निकलते हुए धीमी आवाज में कहा, वो मांझी के कमरे में है मैडम। शिवराज की आंखें और सिकुड़ गई थीं। चेहरा वैसे ही खून की चीटों से सना हुआ था। उसने एक कदम आगे बढ़कर रिचर्ड के कंधे पर हल्का लेकिन भारी दबाव डाला और कठोर आवाज में कहा, जाकर उससे कहो अभी मेरे कमरे में आए। रिचर्ड ने सिर हिलाया, मगर उसकी सांसें अभी बेकाबू थीं। ठीक है सर। रिचर्ड ने सिर झुकाया और तुरंत ईशा के कमरे की ओर बढ़ गया था। शिवराज बिना एक शब्द कहे मुड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसके हर कदम से ऐसा लग रहा था जैसे फर्श भी उसका क्रोध महसूस कर रहा हो। दरवाज़ा खुला, अंदर हल्की अंधेरी थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। कुछ ही देर में रिचर्ड ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर खोला। ईशा खिड़की के पास बैठी हुई थी, चेहरा सख्त, आंखें थकी हुई थीं। मैडम, आपको सर बुला रहे हैं। ईशा ने चुनकते हुए बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। नहीं जाना मुझे, कह दो उनसे जाकर। रिचर्ड कुछ कह पाता उससे पहले ही सरला मासी ने कमरे में कदम रखा। आंखों में झुंझलाहट और लहजे में ताप थी। ये सब क्या है ईशा? दामाजी तुझे बुला रहे हैं और तू मना कर रही है। कितना प्यार करते हैं वो तुझसे कि तेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुझे माफ़ कर दिया। क्या हम लोग नहीं जानते? ईशा ने होंठ भींच लिए थे पर कुछ बोली नहीं थी। सरला मासी आगे बढ़ी। और तू क्या हमारे संस्कार नहीं जानती? पति का आदर करना होता है। और गंगा के पास मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तुम जाओ दामाद जी के पास। उनके शब्दों में वो दबाव था जिसे टालना मुश्किल था। और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। हल्की सी अंधेरी में बस गर्म पीली रोशनी का एक कोना चल रहा था, जिससे कमरे का माहौल और भी भारी लग रहा था। शिवराज खिड़की के पास खड़ा हुआ था। ब्राउन कलर का सिल्क बाथरोब उसके चौड़े कंधों और मर्दाना शरीर पर ढीले से लिपटा हुआ था। वह अभी बाथरूम से नहाकर ही निकला था। बालों से पानी की बूंदें उसके माथे और कनपटियों से फिसलकर गर्दन तक बह रही थीं। उसकी ठंडी नज़रें ईशा पर टिकी थीं, जैसे उसने पूरे रास्ते उसका इंतज़ार किया हो। काफ़ी देर लगा दी। उसकी आवाज़ धीमी, गहरी और उतनी ही खतरनाक थी। ईशा ने अपनी नज़रें फेर ली थीं, लेकिन उसकी धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। मैं बिजी थी, उसने बामुश्किल कहा। शिवराज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ बाथरूम के अंदर से उसकी धड़कनों की गर्मी महसूस हो रही थी। वो पास आया, इतना पास कि ईशा उसके गीले बालों से आती ताज़ा खुशबू और पानी की बूंदों की ठंडक अपनी त्वचा पर महसूस कर सके। उसने एक हाथ ईशा की कमर के पीछे सरकाया और उसे अचानक अपनी तरफ खींच लिया था। उसकी कमर उसकी बदबू सीने से लग गई थी। बिजी थी या मुझसे बच रही थी? उसकी सांसें उसके कान के पास गर्मी छोड़ रही थी। ईशा ने उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश की। मुझे छोड़ो शिव, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अगले ही पल उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और गीले होठों को उसके होठों के बेहद करीब लाकर रुक गया था। तुम भूल रही हो, बीवी हो तुम मेरी। उसकी आवाज़ में कैसा कब्जा था कि ईशा की आंखें अनायासी बंद हो गई थी और अगले ही पल उसने अपने होठों से उसका जवाब ले लिया था। एक गहरा, गर्म और बेकाबू स्पर्श जिसमें उसका गुस्सा, तड़प और चाहत एक साथ महसूस हो रही थी।
ईशा ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहों की कैद और होठों का दबाव उसे कमज़ोर कर रहा था। उसके हाथ बाथरूम की रेशमी सतह पर सरकते हुए उसकी भीगी गर्दन तक पहुंच गए थे और कमरे में अब सिर्फ पानी की बूंदों और उनकी तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। शिवराज का स्पर्श और गहरा होता गया था, जैसे वो ईशा की सांसें तक अपने अंदर खींच लेना चाहता हो। ईशा की उंगलियां अनजाने में ही उसके गीले बालों में उलझ गई थीं, जबकि शिवराज की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई थी। उसने अचानक उसे खींचकर अपने करीब कर लिया था, इतने करीब कि बाथरूम की रेशमी गर्माहट और भीगे शरीर की तपिश दोनों मिलकर ईशा की धड़कनों को पागल कर रही थी। शिवराज ने अपने होठों को उससे अलग किया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी उसके होठों से सटकर आ रही थीं। शिव, ईशा ने नाम फुसफुसाया, जैसे खुद को समझा रही हो या उसे रोकना चाहती हो, लेकिन शिवराज ने उसके शब्द वहीं रोक दिए थे। उसके गीले बालों की एक लट को पीछे सरकाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए थे। उसकी हथेलियाँ ईशा की पीठ पर सरकते हुए उसके बालों में खो गई थीं और अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। बाथरूम के किनारों से झांकती उसकी भीगी त्वचा पर ईशा की नज़र गई तो वो अनजाने में ही पलकें झुका गई थी। शिवराज ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामकर ऊपर किया ताकि वो लगातार उसकी आंखों में देखता रहे। उसकी आंखों में एक सख्त लेकिन डूबा हुआ इजहार था। अब ना तुम मुझे रोक सकती हो और ना मैं खुद को। वो फिर से उसके होठों पर झुक गया था। इसमें एक गहरी पिघलती हुई चाह थी जो दोनों को अपने में डुबो रही थी। ईशा ने पहले तो अपनी हथेलियों से उसके सीने पर हल्का सा दबाव डालकर खुद को पीछे करने की कोशिश की। शिव प्लीज़। उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन शिवराज की उंगलियां ईशा की पीठ पर नीचे सरकते हुए उसकी कमर पर थम गई थीं, इतनी मजबूती से कि जैसे वो उसे अपनी गिरफ्त में बांध चुका हो। वो उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, प्लीज़ कहकर मत रोकना ईशा, मैं नहीं रुकूंगा। शिवराज के होठ पहले तो ईशा के होठों पर ठहरे, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में कसकर खींचा, वो स्पर्श और गहरा और ज़्यादा कब्जा जमाने वाला हो गया था। ईशा की उंगलियां उसके गीले कंधों पर कस चुकी थीं, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। शिवराज ने अचानक उसके होठों को छोड़कर अपनी नज़रें उसकी आंखों में गड़ा दी थीं और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी गर्दन की ओर झुका दिया था। ईशा की पलकें भारी हो गई थीं, उसकी सांसें गले में अटक गई थीं और अगले ही पल उसके गर्म होठ ईशा की नाजुक गर्दन से टकराए। वो वहीं एक पल ठहरा रहा, फिर अपने दांतों की हल्की पकड़ से उसकी त्वचा को छुआ, इतना कि ईशा के होठों से अनायास ही सिसकी निकल गई थी। शिवराज ने गर्दन के एक से ज़्यादा हिस्सों पर उसी तरह अपने निशान छोड़े थे। हर बार ईशा की सांसें और तेज़ हो जाती थीं। वो उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जबकि उसके होठ और दांत उसकी त्वचा पर अपने हक की मोहर लगा रहे थे और अगले ही पल उसने उसे कसकर खींचा और अपने होठों को उसके होठों पर जकड़ लिया था और ईशा की उंगलियां उसके गीले सख्त कंधों में धंसती चली गई थी। शिवराज ने अचानक अपने होठ अलग कर उसकी आंखों में देखा, वो नज़रें जिसमें बेकाबू चाहत और अपना हक दोनों थे। धीरे धीरे उसका चेहरा ईशा की गर्दन की ओर झुक गया था, जहाँ उसने अपने होठ और हल्की दांतों की पकड़ से एक के बाद एक निशान छोड़े। ईशा की सांसें तेज हो चुकी थीं और अगले ही पलों में शिवराज उस पर पूरी तरह हावी होकर अपनी शिद्दतें उतार रहा था। हर स्पर्श, हर कसावट में उसका जुनून महसूस हो रहा था, जैसे एक पल के लिए भी वो ईशा को खुद से दूर रहने नहीं देगा। कमरे में बस उनकी धड़कनों की गूंज और रात की गर्माहट बाकी थी, और वो लम्हा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगली सुबह सुनहरी धूप कमरे में फैल रही थी। ईशा शिवराज की बाहों में पूरी तरह सिमटी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे, होठों पर थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान थी। शिवराज आधी खुली हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के घूम रही थीं। ईशा ने हल्के से पलकें खोली, मगर धूप की हल्की किरणों और अपने बदन की थकान से उसकी आंखें फिर से आधी बंद हो गई थीं। उसने हल्का सा करवट लेने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह हिल सके, जैसे हर सांस अभी भी शिवराज की गिरफ्त में हो। शिवराज ने उसके माथे से बालों की एक लट हटाई और धीमे से मुस्कुराया। क्या हुआ, भागने की हिम्मत नहीं बची है क्या? उसकी आवाज़ में वही गहरा छेड़ने वाला लहजा था जिसमें रात की कहानी छुपी हुई थी। ईशा ने बस उसकी तरफ एक नज़र डाली जिसमें झेप भी थी और बेबसी भी। आप बहुत बुरे हैं, उसने धीमे से कहा। होठों पर एक हल्की थकान भरी मुस्कान आ गई थी। शिवराज ने झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। उसकी सांस फिर से उसकी त्वचा को छूने लगी थी। बुरा? सच में? कल रात तो तुमने खुद कहा था कि, और उसने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में वो शरारत साफ चमक रही थी। ईशा ने अपनी शर्म से आंखें बंद कर ली थीं, मानो वो उसकी बातों से बचना चाहती हो, मगर उसके गालों का लालपन और होठों पर हल्की कपकपी बता रही थी कि
कि उसकी यादें अब भी ताज़ा थीं। ईशा ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहों का घेरा और भी कस गया था। शिव शिव प्लीज़, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन ये प्लीज़ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी और शरारती मुस्कान आ गई थी। ईशा ने पलकें झपकाईं और उसकी तरफ देखने की हिम्मत की, लेकिन जवाब देने से पहले ही शिवराज ने उसकी कमर को अपनी तरफ खींच लिया था, इतना करीब कि उसकी धड़कनें फिर से वही पुरानी रफ्तार पकड़ने लगी थीं। कल रात भी तुमने यही कहा था जान। और फिर उसने उसकी ठोड़ी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाई ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। ईशा की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे उसकी नज़रें फिर से सारी रात का हाल हर पल जगा रही हों। शिवराज झुककर उसके गाल के पास आया, उसके होंठ उसकी त्वचा को हल्के से छूकर गुजरे और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन तक और फिर नीचे की ओर सरक गए थे, जहाँ रात के छोड़े हुए हल्के निशान अभी भी थे। उसने एक नज़र ईशा के बदन पर डाली, फिर हल्के से मुस्कुराया। ये सब देखकर तो लगता है मैं सच में बुरा हूँ, उसने धीमे से कहा, और उसके होंठ वहीं ठहर गए थे, जैसे फिर से अपना हक दर्ज कर रहे हो। ईशा ने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके बदन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई थी। आप मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे क्या? अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, दूर हटिए मुझसे। शिवराज ने उसकी कमर को कसते हुए फुसफुसाया। सोने तो तब दूँ ना जान, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल रात का अधूरा हिसाब अभी ही पूरा कर लूँ। उसकी उंगलियाँ धीरे धीरे ईशा की पीठ से नीचे सरक रही थीं, जैसे हर इंच पर अपने स्पर्श का दावा दोहरा रही हों। ईशा ने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाहों की कसावट ने उसे फिर से अपनी जगह पर कैद कर लिया था। शिव, सुबह हो चुकी है, अब तो बस कीजिए, उसने हल्की नाराज़गी और शर्म के साथ कहा। तो क्या? शिवराज ने उसी जुनून भरे अंदाज में कहा। सूरज को भी देखने दो, ईशा कितनी खूबसूरत है जब वो मेरी बाहों में होती है। उसके ये शब्द और होठों का गाल से होते हुए गर्दन पर रुकना ईशा के बदन में फिर से वही रात वाली गर्माहट जगा रहे थे। वो उसकी सांसों की लय को महसूस कर रही थी और समझ रही थी कि ये सुबह भी उतनी ही लंबी होने वाली है जितनी पिछली रात थी। 1 साल बाद बरसात की रात थी। हवाएं तेज थीं और खिड़कियों पर पड़ती बूंदें कमरे में एक धीमी सी सरगम बना रही थी। गंगा देवी अब पूरी तरह से ठीक थी और ईशा उनके साथ दिन का ज़्यादातर वक्त बिताती थी और उनकी देखभाल करती थी। लेकिन रात होते ही उसकी दुनिया फिर से उसी पते पर लौट आती थी जहाँ शिवराज होता था। शिवराज एक भी दिन उसे दूर नहीं रहता था। कमरे की बत्तियां बुझी हुई थीं। बिस्तर पर आधी नींद में लेटी ईशा के पीछे से एक परिचित गर्माहट ने घेर लिया था, जिसमें उसके कंधे पर ठहरती सांसें, कमर पर कसते हाथ और फिर धीमे से वही भारी आवाज़, सो रही हो? ईशा ने आंखें खोले बिना जवाब दिया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नफ़रत करते हैं ना मुझसे? तो कीजिए। उसके पीछे से हल्की हंसी की आवाज़ आई, लेकिन उसमें एक कड़वाहट भी थी। हाँ, करता हूँ नफ़रत तुमसे, इसीलिए तो शायद तुम्हें हर रात अपनी बाहों में बंद करके सोता हूँ, ताकि हर रोज़ तुम्हें अपनी नफ़रत का एहसास करा सकूँ। ईशा ने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई थी और उसके होठ उसके कान के पास आकर ठहरे। उसकी फुसफुसाहट में हल्की सी गर्मी घुल गई थी। तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। अगर फिर से माँ जी के कमरे में गई तो तुम्हें अपने कमरे में वापस लाने में मुझे बस 1 मिनट लगेगा, ये तुम जानती हो ना। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे नहीं आती तुम्हारे बिना नींद, और ये एहसास मुझे नफ़रत से भी ज़्यादा डरावना लगता है। उसकी बातें सुनकर ईशा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। वो जानती थी शिवराज की नफ़रत बस एक ज़िद है, वरना जिस शख्स की रातें उसके बिना अधूरी हों वो नफ़रत नहीं इश्क करता है, और ये इश्क हर रोज़ उसकी कैद को और गहरा कर देता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। शिवराज और ईशा में अक्सर ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ करता था, और कभी कभी तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी कि गंगा देवी को ही उनके बीच में आना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो हर रोज़ लड़ाई करते थे। हॉल में हल्की सी रोशनी थी। रात का सन्नाटा बस दूर से आती हवा की सरसराहट तोड़ रहा था। गंगा देवी अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर ठीक करते हुए कुर्सी पर बैठी हुई थी, और सामने रखी प्याली को उन्होंने अनछुआ ही छोड़ दिया था, जैसे वो किसी गहरी सोच में थी। तभी शिवराज उनके सामने आकर बैठ गया था। गंगा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, शिव बेटा, माफ़ कर दो ना ईशा को। मैं जानती हूँ उसने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं था, लेकिन उसने वो सब मेरी वजह से किया था। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारी नफ़रत सारी ज़िंदगी सहन कर लेगी, लेकिन कभी अपनी दिल की बात नहीं कहेगी। शिवराज ने अपनी नज़रें उनकी आंखों में डाली। कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा, फिर धीमे मगर साफ लहजे में बोला, जानता हूँ आंटी, काफ़ी वक्त पहले से। ये सच्चाई मैं 1 साल पहले ही जान चुका था,
पता है मुझे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और उस चीज़ के लिए मैं उसे गलत भी नहीं मानता। अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। गंगा देवी की आंखें भर आई थी शिवराज की बात सुनकर। तो फिर ये नफरत का खेल कब तक? शिवराज के होठों पर हल्की शरारती सी मुस्कान आ गई थी। और जहाँ तक माफ़ी की बात है, मैं उसे कब का माफ़ कर चुका हूँ। बस उसे परेशान करना अच्छा लगता है। गंगा देवी ने एक पल उसकी आंखों में देखा, जैसे समझ गई हूँ कि ये लड़का अपनी भावनाएं ज़बान पर लाने से डरता है, या डरता है कि अगर उसने ईशा को बता दिया कि वो फिर से उससे प्यार करने लगा है तो कहीं वो फिर से उसे छोड़कर ना चली जाए। उन्होंने बस उसकी हथेली पर हल्का सा दबाव डाला और बिना कुछ कहे उठ गई थी। शिवराज वहीं बैठा रहा था। हवा में ईशा की खुशबू जैसे अभी भी तैर रही थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो सिर्फ ईशा के लिए होती थी, लेकिन उसे कभी दिखाता नहीं था। कुछ देर बाद शिवराज जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, पीछे से ईशा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे परेशान करने की? बोलते बोलते उसने उसे खींचा और सीधे बेड पर धक्का दे दिया था। शिवराज का संतुलन एकदम से बिगड़ गया था और वह गद्दे पर जा गिरा था। लेकिन अगले ही सांस में उसने देखा कि ईशा उसके ऊपर झुक चुकी है। उसके बाल उसके चेहरे के पास झूल रहे थे। सांसें तेज थी और आंखों में वो चिंगारी थी जो शिवराज को सबसे ज़्यादा भाती थी। शिवराज के होठों पर एक धीमी तृप्त सी मुस्कान आ गई थी। लगता है आज का शिकार खुद चल कर आया है, उसने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन ईशा ने उसके सीने पर जोर से दबाव डाला। तो तुम्हें मज़ा आता है मुझे तंग करके? दिन रात मेरी जान लेने की कसम खा रखी है क्या तुमने? शिवराज ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली थी और हल्के झटके से उसे और करीब खींच लिया था। इतना करीब कि उसके होंठ ईशा के कान को छूते हुए फुसफुसाए। जान लेने का नहीं, बस सांसें चुराने का इरादा है जान। ईशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब शिवराज की पकड़ और कस गई थी। उनके बीच का फासला अब सिर्फ धड़कनों का था। शिवराज की उंगलियां उसकी कमर तक सरक गई थी, जबकि ईशा उसके सीने पर दबाव डालते हुए भी अपनी नज़रों में ठहराव बनाए हुए थी। छोड़ो मुझे शिव, उसने धीमे लेकिन कांपते स्वर में कहा। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम्हें पता है पूरा 1 साल मैंने कितनी कोशिश की है तुम्हें मनाने की, ये कोशिश करने की कि तुम्हारी नफरत को थोड़ा सा कम कर सकूं। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें सब कुछ 1 साल पहले ही पता चल गया था तो मुझे बता तो सकते थे। मुझे लगा तुम मुझसे अब भी नफरत करते हो और सोचते हो कि मैंने तुम्हें धोखा जानबूझकर दिया था। नहीं शिव, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें धोखा देना। मैं तो अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती थी तुम्हें। छोड़ो मुझे। लेकिन शिवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोड़ दूँ तो फिर ये लड़ाई इतनी मज़ेदार कैसे होगी? और अगले ही पल वो पलट गया था। अब ईशा गद्दे पर थी और शिवराज उसके ऊपर। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थीं और कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्मी फैल चुकी थी। शिवराज ने दोनों हाथों से ईशा की कलाई पकड़कर उसे गद्दे पर दबा दिया था। उसकी सांसें उसके चेहरे को हल्के हल्के छू रही थी, जैसे हर लफ्ज़ कहने से पहले उसके असर को महसूस करना चाहता हूँ। अब बोलो, हिम्मत किसकी ज़्यादा है? उसने आंखों में शरारत और चुनौती लिए हुए कहा। ईशा ने उसे घूरते हुए हल्का सा ऊपर उठने की कोशिश की। छोड़ो मुझे वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, और ये लड़ाई ही मैं ही जीतूंगी, समझे? तुमने 1 साल मुझे परेशान किया है ना, अब मैं तुम्हें परेशान करने वाली हूँ। शिवराज उसकी बात सुनकर हंसा, लेकिन वो हंसी धीमी और गहरी थी। जीतने के लिए पहले हार माननी पड़ती है ईशा, और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी कलाई से सरक कर हथेलियों पर आ गई थीं, जैसे दबाव कम करके उसे एक झूठी आज़ादी दे रहा हो। ईशा ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, अचानक अपना हाथ छुड़ाकर उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया था और फिर उसे अपने करीब खींच लिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं डरती हूँ तुमसे? बिल्कुल भी नहीं। शिवराज ने झुककर उसके कान में कहा, डरना नहीं, बस मेरा होना महसूस करना चाहिए तुम्हें। उसके शब्दों के साथ ही उसकी पकड़ फिर कस गई थी और उनके बीच की गर्मी अब सांसों से आगे बढ़ चुकी थी। ईशा का गुस्सा बाधा पिघल चुका था, लेकिन उसने अभी भी हार मानने का इरादा नहीं किया था। उसने अपनी टांग से हल्का सा धक्का देकर उसे असंतुलित किया, लेकिन शिवराज ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ ऊपर कैद कर लिए थे। अब बताओ जान, भाग सकती हो तो भाग जाओ। उसके होंठ उसके गालों को छूते हुए गर्दन के करीब ठहर गए थे, जहाँ उसकी धड़कन सबसे तेज हो जाती थी। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। शिवराज की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी, लेकिन उसकी उंगलियों में अब भी एक अजीब सी नरमी आ गई थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था, गुस्से से नहीं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, कोई जवाब जो ईशा अब तक उसे दे नहीं पाई थी। ईशा ने हल्का सा सुबकते हुए कहा, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? मुझसे झगड़ा क्यों करते हो? सबके सामने ये जाहिर क्यों करते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने तुम्हारे और माँ के बीच की सारी बातें सुननी है। मुझे पता है तुम मुझे दिल से नफरत नहीं करते, तो फिर पूरे 1 साल मुझे ये क्यों जताया कि तुम मुझसे नफरत करते हो? शिवराज ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से
उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें परेशान करना मुझे अच्छा लगता है। पता है, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा। ईशा ने हल्की सी करवट लेकर उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अब भी उसकी कैद में थे। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा। शिवराज की होंठ उसके कान के पास आकर ठहरे। क्योंकि यही एक वक्त होता है जब तुम सिर्फ मेरी होती हो, ना कोई बहाना, ना कोई दूरी, बस मैं और तुम। ईशा का दिल जैसे एक पल को थम गया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, लेकिन होठों पर वो हल्की सी मुस्कान भी थी जो शिवराज के लिए ही थी। शिवराज ने धीरे से उसके हाथ छोड़ दिए थे और अपनी हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया था। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें सिर्फ सताता हूँ, पर सच ये है कि तुम्हें खोने से ज़्यादा डर मुझे किसी चीज़ का नहीं है। ईशा ने उसकी उंगलियों पर अपनी उंगलियां रख दी थीं। तो फिर इतनी नफरत क्यों जताते हो? शिवराज ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे इस सवाल का जवाब देना उसके लिए आसान ना हो। उसने कुछ देर सोचते हुए कहा, क्योंकि इश्क कबूल कर लूँ तो तुम्हारे पास मुझे सताने का हक नहीं रहेगा, और मैं ये हक खोना नहीं चाहता। कुछ पल दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर शिवराज ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया था, और इस बार बिना किसी कैद के, बिना किसी लड़ाई के, बस एक खामोश इकरार के साथ। वक्त धीरे धीरे जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। दिन आते रातें ढलती, और न जाने कितने दिन महीनों में बीत गए थे। ईशा को आज तक ये याद नहीं आया था कि उस रात पहाड़ी पर क्या हुआ था। शायद उसके दिमाग ने उस काली रात की तस्वीरें खुद ही कहीं बंद कर दी थीं, और शिवराज यही चाहता था कि वो ताले कभी ना खुलें, कि अगर ईशा को याद आ जाता तो वो सवाल करती कि वो सब लोग जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे अब कहाँ हैं। जाहिर सी बात है, शिवराज ने उन्हें जेल तो भेजा नहीं था, तो फिर वो लोग कहाँ गायब हो चुके थे, ये तो बस शिवराज ही जानता था, और उसके अलावा कोई नहीं। उसके लिए वो रात एक जख्म थी जिसे ईशा की मासूम आंखों तक पहुँचाना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन इतना तो तय था कि ईशा को चोट पहुँचाने वाले हर शख्स को उसने ढूंढ ढूंढ कर अपना हिसाब पूरा कर लिया था। हर चेहरा, हर नाम एक एक करके अपने अंजाम तक पहुँच चुका था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य और डॉक्टर श्रेया का रिश्ता भी अब मीठेपन में ढल रहा था। कभी अस्पताल के कॉरिडोर में चुपके चुपके कॉफ़ी पीना, तो कभी बारिश में भीगते हुए बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखना, और कभी कभी बिना चोट लगे हुए भी शौर्य का खुद को जख्म पहुंचाने के बाद डॉक्टर श्रेया के क्लिनिक पर बैंडेज के लिए जाना। उनकी आंखों में कहानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं, और दूसरी तरफ मयंक भी पीछे नहीं था। जिस दिन से उसने मेघना को देखा था, वो अपना दिल सच में हार बैठा था। वो मेघना को इम्प्रेस करने के लिए रोज़ नए नए तरीके ढूंढता, कभी बेवकूफ़ी भरे चुटकुले, तो कभी फिजूल की बहानेबाजी, और कभी कभी तो सिर्फ उसकी एक मुस्कान के लिए पूरा दिन उसके पीछे घूमता। मेघना हंसकर उसे टाल देती थी, लेकिन मयंक की कोशिशों में कमी नहीं आई थी। और इस सब के बीच ईशा और शिवराज का रिश्ता जितना भी लड़ाई झगड़े से भरा था, उतना ही गहराता भी जा रहा था। दिन में तकरार, रात में खामोशियाँ, और बाहों में समाई गर्माहट, दोनों का भी एहसास हो चुका था कि वो एक दूसरे के बिना कोई भी दिन पूरा नहीं कर सकते थे। पर पहाड़ी वाली रात का सच अब भी उसके लिए एक राज ही था, जिसे सिर्फ शिवराज जानता था, और वो कसम खा चुका था कि ये सच ईशा तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में हल्की सी सिरंग खोल रही थी, लेकिन ईशा तो शिवराज की बाहों में पूरी तरह से सिमटी हुई थी। उसके सीने पर सिर टिकाए वो धीरे धीरे उसकी धड़कनों की लय को महसूस कर रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बेहद मुलायम आवाज़ में कहा, शिव, काफ़ी साल हो गए हैं हमारी शादी को, हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात सुनकर शिवराज का शरीर जैसे एकदम से तन गया था। उसकी उंगलियां, जो अभी तक ईशा की पीठ पर हल्की हल्की लकीरें खींच रही थीं, अचानक रुक गई थीं। वो बिना कुछ कहे झटके से उठकर खड़ा हो गया था। ईशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ शिव? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या आपसे? उसकी आंखों में सचमुच हैरानी थी, जैसे वो शिवराज के इस रिएक्शन को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। शिवराज ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को जैसे तैसे ज़बरदस्ती अंदर दबाते हुए धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, हमारा बच्चा भी नहीं। ईशा की पलकें एक पल को झपकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवराज इतना गुस्सा क्यों हो गया। वो उसकी बातों को सुनकर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आप बच्चा क्यों नहीं चाहते? उसने रुक रुक कर पूछा। शिवराज ने
बस उसे कुछ सेकंड तक देखा, एक ऐसी नज़रों से जिसमें डर, गुस्सा और छुपा हुआ दर्द सब मिलकर एक अनकहा सच बयां कर रहे थे। क्योंकि ईशा, वो बस इतना ही कह पाया था, बोलिए ना, क्यों क्यों नहीं चाहते आप हमारा बच्चा? लेकिन शिवराज ने उसकी बातें सुनकर नजरें फेर ली थी। मैं तुम्हें बांट नहीं सकता किसी के साथ, समझी? यहाँ तक कि हमारे अपने बच्चों के साथ भी नहीं। ईशा हैरानी से उठ बैठी थी। क्यों? बच्चा तुम्हें मुझसे दूर थोड़ी न कर देगा शिव। शिवराज ने मुंह फेर लिया था। तुम समझती क्यों नहीं हो ईशा? ईशा की आंखों में चोट उतर आई थी। तुम्हें तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है ना? तुम भरोसा ही नहीं करते। मैं बस तुम्हारे लिए खेलने की चीज़ हूँ। जब दिल भर जाएगा तो छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें छोड़ दिया था ना 3 साल पहले। बस बदला लेना चाहती हो तुम, है ना शिव? ईशा की बातें सुनकर शिवराज की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। उसने उसके करीब झुकते हुए तेज आवाज में कहा, प्यार करता हूँ तुमसे, तभी तो तुम्हें किसी से बांट नहीं सकता। बच्चे आने का मतलब है तुम्हारा वक्त, तुम्हारा ध्यान, सब मुझसे बढ़ जाएगा और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ईशा ने तड़प कर कहा, प्यार बांटने से कम नहीं होता शिव। और ये डर तुम्हें क्यों खाए जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शिवराज की सांसें भारी हो गई थी, जैसे वो खुद को रोकते रोकते थक गया हो। वो फट पड़ा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता। शिवराज की आवाज़ अचानक थम गई थी। उसकी नजरें कहीं दूर अंधेरे में टिक गई थी, जैसे कोई पुराना दर्दनाक मंजर। वो फिर से जीने लगा हो। उसकी मुट्ठियाँ कस गई थीं। क्योंकि मैं जानता हूँ ईशा, कैसा लगता है जब जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। मैं पहले भी तुम्हें खो चुका हूँ और नहीं चाहता कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हो। ईशा के माथे पर शिकन गहरी हो गई थी। शिव, उसने धीरे से आंखें बंद की और जैसे अपने ही शब्दों के बोझ में डूबते हुए बोला, मेरी माँ मुझे तब छोड़कर गई थी जब मैं बस 6 साल का था। कमरे में सन्नाटा उतर आया था। एक दिन मुझे अनाथ आश्रम के गेट पर बिठा दिया और कहा, बस बेटा ज़रा यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ। और मैं पागल घंटों बैठा रहा। सूरज डूब गया, रात हो गई, पर वो कभी वापस नहीं आई। और मुझे बाद में पता चला कि वो किसी अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ शादी करके सेटल हो चुकी हैं और उनके अपने बच्चे भी हैं। तो फिर मैं कौन था ईशा? अगर एक माँ अपने बच्चे से प्यार ही नहीं कर सकती तो उसे पैदा करने का भी हक उसे नहीं होता। शिवराज की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो हंस भी रहा था, एक कड़वी ठुली हुई हंसी। तब से मुझे यकीन नहीं रहा है कि कोई हमेशा के लिए मेरे साथ हो सकता है। अगर मैं भी अपनी माँ की तरह अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पाया तो। ईशा की आंखें भर आई थी। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसके पास बैठ गई थी। शिव, उसने उसकी हथेली थाम ली थी। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमारा बच्चा भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शिवराज ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा अब बस दर्द में बदल चुका था। तुम कैसे यकीन दिला सकती हो ईशा? ईशा ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया था। क्योंकि प्यार खून के रिश्तों से नहीं, निभाने से बनता है और मैं तुम्हारा हर रिश्ता निभाऊंगी, समझे तुम? अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शिवराज बस उसे चुपचाप देखता रहा था, उसके सीने में हल्की सी कांपती सांसों के साथ, जैसे बरसों से जमी बर्फ में पहली बार दरार पड़ी हो। ईशा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, जैसे उस वक्त सिर्फ यही उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत हो। और शिवराज पहली बार बिना किसी तर्क या जिद के बस उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें मूंद गया था। 3 साल बाद ईशा सोफे पर बैठी बच्चों को दूध पिला रही थी। कमरे में 3 नन्ही नन्ही किलकारियाँ गूंज रही थीं। हाँ, तीनों एक साथ, ट्रिपलेट्स, क्योंकि ईशा ने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था। शिवराज बालों में हल्का सा बिखराव और हाथ में डायपर लिए खड़ा था। ईशा, ये किसका नंबर है? ये वाला तो अभी गीला ही कर दिया इसने। ईशा हंसते हंसते बोली, शिव, वो आरव है और ये जो तुम्हारे हाथ में है वो आयुष का है और अर्नव तो अभी सो रहा है। शिवराज ने डायपर बदलते बदलते भौं चढ़ाई। तुमने तो तीनों के नाम ऐसे रख दिए हैं जैसे मेरी जीभ का वर्कआउट करवाना चाहती हो। ईशा ने आंखें घुमाई। नाम रखने का मौका मैंने तुम्हें भी दिया था शिव, अब शिकायत नहीं कर सकते तुम, लेकिन तुमने तो कहा था कि तीनों को शिवराज जूनियर कह देते हैं। ये भी कोई नाम होता है भला? एक तो तुम्हारे बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मेरे अलावा कोई उनमें फ़र्क भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। शिवराज डायपर फेंककर उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, क्योंकि तीनों मेरे ही तो हैं। तुम्हारा तो बस चेहरा कॉपी किया है मेरे बच्चों ने, वरना शरारत और ताकत पूरी मुझसे ली है। ईशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बाजू पर हल्के से थपका। शरारत छोड़ो और ये बोतल पकड़ो। शिवराज की हालत इस वक्त ऐसी लग रही थी कि किसी को भी हंसी आ जाती। कोई नहीं कह सकता था कि इतना बड़ा माफिया अपनी बीवी के साथ
अपने बच्चों को संभालने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। ईशा ने फिर से कहा, शिवराज धीमे बोलो, आरव फिर से रोने लगेगा। शिवराज बोतल लेते हुए झुका और उसके माथे पर एक किस कर दिया था। जानती हो, 3 साल पहले मैं बच्चा सोचकर भी डर जाता था, और आज इन तीनों के बिना मुझे सांस भी नहीं आती है। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब डर खत्म ना तुम्हारा? शिवराज ने उसके गाल थामते हुए जवाब दिया, डर डर तो सिर्फ तुम्हें खोने का है, बाकी सबका बस इश्क है। शिवराज की बात खत्म होते ही उसकी गोद में बैठा आयुष ने शरारती हंसी के साथ उसके बालों में हाथ डाल दिया था और जोर से शिवराज के बालों को खींच लिया था। आयुष, शिवराज ने हल्के से भौं चढ़ाते हुए बोला, ये तेरे बाप के बाल हैं, रस्सी नहीं। लेकिन नन्हा सा आयुष बस खिलखिलाकर हंस पड़ा था, जैसे उसे उसकी नाराज़गी की परवाह ही न हो। ईशा, जो सामने ही बैठी हुई थी, ये नज़ारा देखकर हंस पड़ी थी। उसकी आंखों में ममता और शरारत दोनों थीं। गुस्सा मत करो शिव, आयुष डर जाएगा, उसने धीमे से कहा। ये तुम्हारा ही मिनी वर्जन है, और लगता है शरारत सच में ही तुमसे मिली है इन्हें। बहुत परेशान करते हैं मुझे तुम्हारी तरह। शिवराज ने उसे घूरने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल आयुष को अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा दिया था। ईशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, देखो 3 बच्चों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकती थी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है ना, यही तुम्हारी सज़ा है। शिवराज उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। शायद, और अगर यही सज़ा है तो मैं ज़िंदगी भर भुगतने के लिए तैयार हूँ। और उसने ईशा को कसकर अपने गले से लगा लिया था। कभी कभी डर हमें रोक लेता है, हमें प्यार के सबसे खूबसूरत पड़ाव तक पहुँचने से पहले ही वो पीछे खींच लेता है। लेकिन जब वो डर मोहब्बत के भरोसे में बदल जाता है तो ज़िंदगी में सिर्फ खुशियों की किलकारियाँ रह जाती हैं। और शिवराज और ईशा की कहानी यही सिखाती है, प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के डर को समझकर उसे थाम कर और वक्त के साथ धीरे धीरे मिटा देना भी है। क्योंकि जब 2 लोग एक दूसरे के लिए बने हों तो उनके बीच सिर्फ मोहब्बत होती है, और बाकी सब बहाने। दी एंड। दोस्तों, शिवराज और ईशा की स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कल रात 8:40 बजे एक नई स्टोरी फिर से अपलोड होगी, शशांक और नित्या की लव स्टोरी, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दिखाए गए किरदार और घटनाएं मात्र कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अस्वीकृत व्यवहार को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वह इसे केवल एक फिक्शनल स्टोरी की तरह देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।